चलिए आज बात करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के एक बहुत ही मशहूर नाटक सेंट जॉन के बारे में। ये कहानी है एक ऐसी टीनेज लड़की की, एक ऐसी लड़की जिसने अकेले ही एक पूरे युद्ध का नक्शा बदल कर रख दिया था। वाकई एक अविश्वसनीय कहानी है ये। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक 17 साल की गांव की सीधी सादी लड़की वो एक मिलिट्री कमांडर कैसे बन गई, जिसे कोई जानता तक नहीं था। वो फ्रांस की इतनी बड़ी सेना की लीडर कैसे बन सकती है। ये कहानी है यकीन की, जिद की और एक ऐसे विद्रोह की जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए चलते हैं 15वीं सदी के फ्रांस में। माहौल कैसा था? 100 साल से युद्ध चल रहा था, देश टूट रहा था और डोमरेमी नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी, जॉन। वो बस ये सब देख रही थी कि कैसे उसका देश अंग्रेजों के सामने हार रहा है और उसके दिल में था कि बस अब कुछ तो करना ही होगा। अब देखिए, जॉन का जो यकीन था ना, वो कोई आम यकीन नहीं था। उसका दावा था कि उसे संतों की आवाजें सुनाई देती हैं जो सीधे भगवान का मैसेज लेकर आती हैं। और वो मैसेज क्या था कि उठो, फ्रांस को अंग्रेजों से बचाओ और जो राजकुमार है डॉफिन चार्ल्स, उसे फ्रांस का असली राजा बनाओ। यही दिव्य मिशन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। लेकिन सोचिए, कोई ऐसी बात पे एकदम से यकीन करेगा? बिल्कुल नहीं। जब वो स्थानीय कमांडर रॉबर्ट डी बॉड्रिकहोर के पास गई तो उसने तो उसे पागल समझकर मजाक में उड़ा दिया। लेकिन जॉन वो हारी नहीं। उसका कॉन्फिडेंस, उसकी बातों में जो दम था, उसका करिश्मा, वो इतना जबरदस्त था कि आखिर में उस कमांडर को भी उसकी बात माननी ही पड़ी। और बस यहीं से शुरू होता है वो सफर, एक अनजान लड़की के एक नेशनल हीरो बनने का सफर। एक ऐसा सफर जो फ्रांस का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। जॉन ने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। देखिए, उसने पहले तो उस कमांडर को मनाया, फिर जो राजकुमार था चार्ल्स, जो खुद हिम्मत हार चुका था, उसके अंदर जीत की आग जला दी। फिर क्या था, वो सेना को लेकर ऑर्लियंस पहुंची और एक ऐसी जीत दिलाई जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और आखिर में चार्ल्स को रिम्स ले जाकर उसकी ताजपोशी करवाई। बस इन्हीं कुछ कदमों ने उसे एक स्पिरिचुअल सोल्जर और पूरे फ्रांस की हीरोइन बना दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, जब कोई बहुत ऊपर जाता है तो उसके दुश्मन भी बनने लगते हैं। जॉन की ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी, उसकी ये शोहरत ही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली थी। यहीं से असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ एक अकेली लड़की और दूसरी तरफ पूरा सिस्टम। जॉन क्या कह रही थी? मेरा यकीन, भगवान से मेरा सीधा कनेक्शन और मेरा देश सबसे पहले है। और सिस्टम क्या था? चर्च की अथॉरिटी, पुराने राजनीतिक नियम और मिलिट्री का सख्त अनुशासन। जॉन की हर बात इन ताकतवर संस्थाओं के लिए एक सीधी चुनौती थी। तो अब जरा देखते हैं कि जॉन से डर कौन कौन रहा था। चर्च को डर था कि ये लड़की तो सीधे भगवान से बात करने का दावा कर रही है, तो हमारी क्या जरूरत। अंग्रेजों के लिए तो वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और मिलिट्री खतरा थी ही। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि जिन फ्रांसीसियों के लिए वो लड़ी, यहां तक कि खुद राजा चार्ल्स, वो भी उसके बढ़ते असर से जलने लगे थे, डरने लगे थे। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे तकलीफदेह है। जॉन को पकड़ लिया जाता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ये वो पल है जब पूरा का पूरा सिस्टम एक अकेली लड़की को कुचलने के लिए एक साथ आ जाता है। जरा इस ट्रायल के किरदारों को देखिए। एक तरफ बिशप कोशों, जो चर्च के फायदे की सोच रहे थे, फिर डी इन्क्विजिटर, जो धर्म के ठेकेदार थे, और अर्ल ऑफ वॉरविक, जो ये पक्का कर रहे थे कि नतीजा अंग्रेजों के हक में हो। मतलब हर तरफ से घेराबंदी थी और इन सब के सामने जॉन अकेली खड़ी थी। और इल्जाम भी बड़े अजीब थे। उसकी जो सबसे बड़ी ताकतें थीं, उन्हीं को उसका जुर्म बना दिया गया। कहा गया कि वो चर्च के खिलाफ है, उसकी आवाज़ों को जादू टोना बताया गया, यहाँ तक कि उसके मर्दों वाले कपड़े पहनने को भी एक बड़ा गुनाह बना दिया गया। असल में ये सारे आरोप बस एक बहाना थे, उसे झुकाने का, उसकी आवाज़ को दबाने का। और इस पूरी कहानी की सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? उसकी उम्र। जब उसे मौत की सज़ा सुनाई गई, वो सिर्फ 19 साल की थी। एक ऐसी उम्र में उसे मार दिया गया। ट्रायल के दौरान उस पर बहुत दबाव डाला गया कि वो मान ले कि उसे कोई आवाज़ें नहीं सुनाई देती। लेकिन मौत सामने खड़ी थी और तब भी उसने अपने यकीन से मुंह नहीं मोड़ा। उसने साफ कहा, मैंने भगवान की आवाज़ें सुनी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये शब्द उसकी हिम्मत की मिसाल बन गए। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, और सच कहूं तो ये सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। ये जॉन की मौत के बाद की कहानी है, जो समाज के दोहरे चरित्र को सामने लाकर रख देती है। जैसा कि होना था
मुकदमे का नतीजा तो पहले से ही लिखा हुआ था। जॉन को दोषी करार दिया गया और रोएन शहर के बीचों बीच उसे जिंदा जला दिया गया। उन्हें लगा कि उन्होंने उसकी आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है, लेकिन शायद वो गलत थे। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, इसमें इतिहास का सबसे बड़ा मजाक छिपा है। 1431 में चर्च ने उसे विधर्मी कहकर जला दिया, ठीक है। फिर सिर्फ 25 साल बाद 1456 में उसी का मुकदमा रद्द करके उसका नाम साफ कर दिया गया, और फिर लगभग 500 साल बाद 1920 में उसी संस्था ने जिसने उसे मारा था उसे एक संत बना दिया। इससे बड़ा व्यंग्य और क्या हो सकता है। तो बर्नार्ड शॉ के लिए जॉन की कहानी एक शहीद की कहानी है, मतलब एक ऐसे इंसान की जिसकी सच्चाई, जिसके विचार अपने वक्त से बहुत आगे थे, इतने आगे कि समाज उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। और अक्सर ऐसा ही होता है ना? समाज ऐसे लोगों को पहले सताता है और जब वो चले जाते हैं तो उनकी पूजा करने लगता है। और यहीं पर यह नाटक हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। सवाल यह है कि अगर जॉन आज इस दुनिया में वापस आ जाएं तो क्या होगा? क्या हम उसे अपनाएंगे या हम भी उसे खतरा मानकर किसी न किसी बहाने से उसे किनारे कर देंगे? सोचिएगा जरूर। यही वो सवाल है जो इस सदियों पुरानी कहानी को आज भी उतना ही जरूरी बनाता है।